बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 4। अभी तक अपन ने 3 वीडियो में क्या किया है, कार्बन के बारे में स्टडी किया है। अब अपन करने वाले हैं कार्बन के कंपाउंड के बारे में। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। देखो, इस वीडियो में अपन बेसिकली जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कार्बन के कंपाउंड के बारे में। तो देखो, केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हालांकि इसमें कुछ कार्बन के कंपाउंड को कंसिडर नहीं करते, जैसे कि कार्बाइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं रखते। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कंपाउंड आता है जिनमें कार्बन नहीं होता, प्लस ये जो भी अपन ने इधर नहीं रखे थे उनको इधर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बाइड में कार्बन होता है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। और CO2, CO ये कार्बन के ऑक्साइड हो जाएंगे। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनको भी इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि ये टर्म कहां से आई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो देखो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो टर्म है वो एक थ्योरी से आई थी जिसे कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। और ये थ्योरी आपकी बुक में, थ्योरी का नाम तो है लेकिन ये नहीं गिवन है कि ये किसने दी थी। तो आप लर्न करना चाहे तो कर सकते हैं। बर्जीलियस करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। और उनके अकॉर्डिंग जितने भी कंपाउंड है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। यही 2 कैटेगरी है। और उन्होंने कहा कि वो कंपाउंड जिनको बनने के लिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लगेगा, मतलब वो कंपाउंड सिर्फ किसी ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर बन सकते हैं। कोई वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है इन कंपाउंड के बनने में। वाइटल फोर्स मतलब ऐसा फोर्स जो जीने के लिए, लाइफ के लिए जरूरी हो, उसे वाइटल फोर्स कहते हैं। और जिनमें वाइटल फोर्स होता है, बोले तो लिविंग थिंग्स जो होती है, उनके अंदर जो कंपाउंड बनते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। और जो बाकी के जो भी कंपाउंड है उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ऐसा कंसेप्ट बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी से दिया था। क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में लिविंग थिंग के ऑर्गन के अंदर ये कंपाउंड बनते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक और इनको क्या बोला गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। लेकिन बाद में ये जो कंसेप्ट था ये डिस्प्रूव कर दिया गया। और किसने डिस्प्रूव किया था? वॉलर करके एक साइंटिस्ट थे, ये भी अपनी बुक में डेटा दे रखा है। उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया था, डिस्प्रूव किया था। और कैसे प्रूफ किया था? देखो, यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो यूरिन में प्रेजेंट होता है। लेकिन वॉलर ने ये यूरिया जो है लैब में सिंथेसाइज कर लिया। जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सिर्फ लिविंग बीइंग में बन सकते हैं, उन्हें लैब में या आर्टिफिशियल मेथड से सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन वॉलर ने जो यूरिया जो था वो अमोनियम साइनेट से बना लिया था। अब इन्होंने देखो, एक एडिशनल रिएक्शन थी, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं। इन्होंने पहले क्या लिया था, अपने अमोनियम सल्फेट, क्या लिया था, अमोनियम सल्फेट, और साथ में लिया था पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट लेकर आपस में रिएक्शन करवाई और उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ और क्या बना, अमोनियम साइनेट और पोटेशियम सल्फेट बन गया। उस अमोनियम साइनेट को हीट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में। अपनी बुक में सिर्फ लाइन लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अमोनियम साइनेट से उन्होंने यूरिया बनाया था। ठीक है, तो वॉलर ने ये कंसेप्ट क्या किया था, डिस्प्रूव कर दिया था। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, पहले वाइटल फोर्स थ्योरी का कंसेप्ट के हिसाब से ये 2 नेम पड़ गए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हालांकि वाइटल फोर्स थ्योरी बाद में डिस्प्रूव कर दी गई, लेकिन स्टिल अभी भी 2 कैटेगरी पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने से बनते हैं। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। या फिर उनमें से कुछ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और एटम लगा दे, इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगर इसका एक हाइड्रोजन हटाकर या मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये कहलाएगा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव।
तो मॉडर्न कंसेप्ट कहलाता है कि हाइड्रोकार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स जो होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो होता ही है, और कार्बन जो होगा कोवेलेंटली बॉन्ड से जुड़ा रहता है किस किस के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, इनके साथ। प्राइमरी हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे उनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये अदर एटम्स आएंगे। ठीक है, तो ये मॉडर्न कंसेप्ट है। तो अब दो कैटेगरी कौन सी हो गई, हाइड्रोकार्बन और इट्स डेरिवेटिव, वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे, और जो अदर कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन के कंपाउंड कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन अपनी बुक में हाईलाइट करके लिखा हुआ, और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट द नेम ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड विच इज नॉट ऑर्गेनिक, और जिन्हें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं स्टडी करते। मतलब उन कंपाउंड के नाम बताने जिनमें कार्बन तो है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आते। तो कौन कौन से दे रखे हैं, एक दे रखा है कार्बाइड। कार्बाइड का क्या मतलब होता है, अगर कोई कंपाउंड मेटल और कार्बन से बना है, ठीक है, जैसे मान लो Li लिथियम होता है, ये एक मेटल है और वो कार्बन के साथ लिथियम कार्बाइड बनाता है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। तो मेटल और कार्बन कंपाउंड को कार्बाइड कहते हैं, वो इनऑर्गेनिक होंगे। ऑक्साइड ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आते हैं, ये भी इनऑर्गेनिक है। कार्बोनेट, जिसमें CO3, जैसे Na2CO3, K2CO3, ये जो है ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, जैसे NHCO3, ये भी कैसे है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये जो सारे के सारे ये ना तो हाइड्रोकार्बन है और ना ही हाइड्रोकार्बन के कोई डेरिवेटिव है, ना ही हाइड्रोकार्बन में से किसी एटम को हटाकर जोड़ने पर बने हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे कार्बन रखते हुए भी ये सारे कैसे कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस वाले से अपन क्या समझे कि दो कैटेगरी होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अर्लियर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से माने जाते थे, जो वाइटल फोर्स से बनते थे और जो लिविंग बीइंग के बाहर भी बन सकते थे, उन्हें इनऑर्गेनिक कहा गया। बाद में ये डिस्प्रूफ हो गई और फिर अब कंसेप्ट क्या आ गया कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव तो ऑर्गेनिक कहलाएंगे और रिमेनिंग सारे क्या कहलाएंगे, इनऑर्गेनिक कहलाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली कार्बन के कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक जो होते हैं अदर एलिमेंट के कंपाउंड होते हैं। लेकिन कुछ कार्बन के कंपाउंड जो कि ये सारे, इनको इनऑर्गेनिक में कराया जाता है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे स्टडी करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो टॉपिक अपनी बुक में दे रखा है वो दे रखा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो देखो इससे समझने से पहले अपन एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, क्योंकि अपन अभी देख चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वही हाइड्रोकार्बन है, और वही बेसिकली अपने इस चैप्टर में जहां जहां पर भी ऐसे लिखा हुआ है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, बेसिकली वो हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपन पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, डेरिवेटिव अपन बाद में देखेंगे। तो पहले देखते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने से बनते हैं, उन्हें अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो पहले तो अपन को देखते हैं हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का क्या मीनिंग है, पहले वो समझते हैं। देखो सैचुरेशन का मतलब होता है किसी को, मतलब वो पूरा सेटिस्फाई हो गया, अब उसे और किसी चीज की डिजायर नहीं है। जैसे मैं खाना खा रहा हूं और मैं कंप्लीटली फुलफिल हो जाऊं, अब मुझे और खाने का कोई मन नहीं है, तो उसे मैं कहूंगा सैचुरेटेड। और अभी भी कुछ ऐसी डिजायर हो तो उसे कहेंगे अनसैचुरेटेड। तो किसी भी चीज में अगर पूरी तरह से सेटिस्फिकेशन मिल जाए तो उसे सैचुरेटेड कहेंगे, अभी भी वो काम करने की डिजायर हो तो उसे अनसैचुरेशन कहेंगे। अब एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, क्योंकि उसके चारों तरफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर वो जो होता है कार्बन का कंपाउंड जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाए, कितने बॉन्ड बनाए, 4 सिंगल बॉन्ड। देखो एक सिंगल बॉन्ड में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन खुद का यूटिलाइज होगा, एक शेयरिंग से मिलेगा, तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएंगे, और 4 और इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप से मिलेंगे, शेयरिंग से मिलेंगे, तो 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और 4 अदर एटम से जुड़ सकता है।
अगर वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाए तो वो 4 अदर एटम से जुड़ पाएगा। ऐसे कंपाउंड को जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही हो, ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? सैचुरेशन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड विच हैज ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड। और ये कम रिएक्टिव होता है क्योंकि ये सैचुरेट हो गए, अब इनको और कुछ डिजायर नहीं है। जैसे कि देखो ये कार्बन जो है, देखो एक बॉन्ड यहां हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो देखो सारे सिंगल बॉन्ड है और सारे सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये 4 अदर एटम के साथ जुड़ सकता है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4 वैलेंसी थी, तो ज्यादा से ज्यादा ये 4 एटम से जुड़ सकता था और वो इसमें जुड़ा हुआ भी है। और ऐसा करने के लिए इसे सारे सिंगल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तभी ये 4 अदर एटम से जुड़ पाएगा और ऐसे कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। एग्जाम्पल करने से पहले अपन अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में देखते हैं। देखो अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होंगे जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे कार्बन और कार्बन के बीच में। बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अब ऐसा करने से क्या होगा, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड तो हो गए। टोटल कितने बॉन्ड बना सकता था? 4। तो 2 तो यहां काम आ गए। अब पीछे कितने रहे? 2। तो एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया। अब अगर मैं इस कार्बन के बारे में गौर करूं और देखूं कि ये कितने और एटम से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक हाइड्रोजन से, दूसरा और हाइड्रोजन से और तीसरा इस कार्बन से। जहां ये 4 एटम से जुड़ सकता था, अभी ये सिर्फ कितने एटम से जुड़ा हुआ? 3 एटम से जुड़ा हुआ। कारण क्या है? इसने एक डबल बॉन्ड बना लिया। अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ये सिर्फ एक एटम से और जुड़ सकता है। मतलब ओवरऑल कितने से जुड़ पाया? 2 से जुड़ पाया। इसका मतलब जो इसके 4 एटम से जुड़ने की जो टेंडेंसी है वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई। वैलेंसी कंप्लीट हो गई डबल ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, लेकिन 4 जनों से नहीं जुड़ सका, 4 अदर एटम से नहीं जुड़ पाया, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। ये कैसे भी करके अपना ये ट्रिपल और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहेगा और फिर उसके ऊपर और अदर एटम जोड़ना चाहेगा। इसका मतलब इसकी रिएक्शन करने की टेंडेंसी होगी। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे और ये क्या होते हैं? कम रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, ये अपनी बुक में हेडिंग दे रखी है सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में। हालांकि उसमें बीच में अपने इथेन और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखा है, वो अभी अपन अलग से समझते हैं। फिर अगली जो हेडिंग है वो दे रखी है कि चेन, अपने ब्रांचेज और रिंग्स, ये दे रखी है। तो देखो ये तो क्या है? चेन के पैटर्न है, तो वो सैचुरेटेड में भी बन सकते हैं, वो अनसैचुरेटेड में भी बन सकते हैं। तो पहले अपन सैचुरेटेड में देखते हैं। देखो ये सारे चेन वाले, वो भी कैसी चेन? स्ट्रेट चेन। जैसे ये एक कार्बन था, इसकी कितनी वैलेंसी थी? 4। तो मैं 4 हाइड्रोजन से फिल कर दी। क्यों कर दी हाइड्रोजन से? क्योंकि ये मैं हाइड्रोकार्बन कर रहा हूं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं। ये मैंने दूसरा लिया जिसमें कार्बन और कार्बन की एक चेन थी, कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई थी। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो गई क्योंकि एक कार्बन से जुड़ गया, इसकी भी एक पूरी हो गई। दोनों की कितनी बाकी रही? 3 बाकी रही, इसलिए 3 हाइड्रोजन लगा दिए। टोटल देखो 4 बॉन्ड बन रहे। अगर सपोज करो जैसे ये भी एक स्ट्रेट चेन है, देखो सीधी चेन है ना, तो ये भी एक स्ट्रेट चेन है। इसमें देखो इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना हुआ और कितने बाकी रहे? 3। तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन पे देखो एक इधर 2 बॉन्ड बन गए, तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। इस कार्बन पे देखो एक इधर 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। इस कार्बन पे एक बॉन्ड बना हुआ तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। ये भी एक स्ट्रेट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाए। कोई तकलीफ नहीं। जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी स्ट्रेट चेन ही बने, कभी कभी ऐसे ब्रांच चेन भी बन सकती, जिसमें देखो यहाँ पे CH3, मतलब देखो ये कैसे बना, इसको भी अपन समझते हैं। देखो ठीक है, अच्छे से समझो पहले। ठीक है, देखो ये 3 कार्बन थे, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो स्ट्रेट चेन थी। मैंने यहां पर एक नीचे और कार्बन लगा के इसकी ब्रांचिंग कर ली, तो ये ब्रांच कहलाते हैं। अब ये कितनी भी लंबी हो सकती है और ऐसे कितनी ब्रांचेज लगाई जा सकती है और होती भी है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो यहां पर एक बॉन्ड बन गया, तो और कितने बॉन्ड बाकी रहे? 3। तो कितने हाइड्रोजन लगाने? 3। चाहे तो आप 3 हाइड्रोजन ऐसे ऐसे करके लगाएं, या फिर मैंने तीनों एक साथ लिख दिए कि भाई 3 हाइड्रोजन लगे। इस कार्बन का देखते हैं, एक वैलेंसी इधर, एक इधर 3 बॉन्ड बन चुके हैं। कितने बाकी रहे? 1 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस वाले कार्बन पे एक बॉन्ड बना है तो 3 हाइड्रोजन बाकी रहे थे।
ठीक है। इस वाले कार्बन पे भी एक बॉन्ड बना हुआ तो 3 वैलेंसी रही तो 3 हाइड्रोजन लगा दी। ये ब्रांच चेन कंपाउंड हो गए। मतलब ऐसे आपको कुछ स्ट्रेट चेन दिखे फिर उसमें साइड में कुछ दिखे तो वो ब्रांचिंग वाले हो जाएंगे, लेकिन कार्बन की चेन होनी चाहिए, ठीक है। एक होते हैं रिंग। रिंग में क्या होता है कि कार्बन कार्बन की जो चेन है वो आपस में जुड़कर एक क्लोज पाथ बना लेती है। जैसे कि ये इसमें कार्बन 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 6 कार्बन जुड़कर एक बंद मतलब पूरा क्लोज पाथ बन गया, ठीक है। अब इसमें हर कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करते, देखो ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो 2 बॉन्ड तो बन गए, पीछे कितने रहे 2, इसलिए यहां पर 2 हाइड्रोजन लगे। यहां पर भी 2, 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 क्योंकि इनमें सब में सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है इसलिए ये सैचुरेटेड है। तो ये सैचुरेटेड है स्ट्रेट चेन वाले, ये सैचुरेटेड है ब्रांच चेन वाले, और ये सैचुरेटेड है अपने रिंग वाले। इनका नाम क्या होता है? इसका नाम है मीथेन। कैसे आया इसे अपन अगले वीडियो में नोमेनक्लेचर करेंगे, उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए याद रखो एक कार्बन और सारे सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़े हैं, बोले तो C और उसके ऊपर 4 हाइड्रोजन CH4 मीथेन होता है। 2 कार्बन जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे इथेन कहते हैं। इसका नाम नहीं दे रखा, देखो ब्रांच कंपाउंड के नाम अलग पैटर्न से दिए जाते हैं। मैं आपको नाम तो बता देता हूं, इसका नाम होगा 2-मिथाइल प्रोपेन। लेकिन ब्रांच चेन की अपनी बुक में नेमिंग नहीं है, अपनी बुक में सिर्फ स्ट्रेट चेन और रिंग वालों की है। देखो ये वाले का भी नाम दे रखा है, देखो ये जो 6 कार्बन है और इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन ही क्यों है इसे भी अपन समझेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। तो वहां पर भी तीनों तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं। स्ट्रेट चेन वाले हो सकते हैं, जैसे कि ये दे रखा है इथीन। इथीन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और 2 कार्बन का कंपाउंड डबल बॉन्ड वाला इथीन कहलाता है। इसे इथीन ही क्यों कहा, अगेन इसे नोमेनक्लेचर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये इथाइन है, ठीक है, ये ब्रांच चेन का कंपाउंड है। और ये देखो एक साइक्लिक कंपाउंड है और साथ में इस साइक्लिक कंपाउंड में क्या डबल बॉन्ड भी दिख रहे हैं, इसका मतलब अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड है। और ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। देखो ये जो है ये एक बेंजीन है, इसका नाम क्या है? बेंजीन। अच्छे से याद कर ले, इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा। इस कंपाउंड को बेंजीन कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले 6 कार्बन बनाने, 6 कार्बन की एक रिंग बना देनी, ठीक है, बना दी, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो इधर नहीं लगाना है, फिर अगली बार लगाना है, फिर नहीं लगाना, फिर लगाना है, फिर नहीं लगाना, मतलब एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड लगाना है। आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां डबल बॉन्ड या नहीं, यहां डबल बॉन्ड या नहीं, यहां डबल बॉन्ड या नहीं, ऐसे भी बना सकते। एक बार बना दी 6 कार्बन की रिंग, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड लगा दी। अब सब पे हाइड्रोजन लगाते हैं। देखो इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं, देखो 1 2 3 बॉन्ड हो गए, पीछे कितना बाकी रहा? 1 बॉन्ड, तो 1 हाइड्रोजन लग गया। हर पे देखो 3 बॉन्ड बने हुए, उसकी एक एक वैलेंसी बाकी है, इसलिए हर पे एक एक हाइड्रोजन लगा दिया। अगर इसका अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो क्या है, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 6 कार्बन, और हाइड्रोजन काउंट करके देखो तो वो भी 6 है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और जो ग्रीन कलर में हाइड्रोजन लगे हैं वो भी 6 है। तो C6H6 बेंजीन होता है, और बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, आप अच्छे से याद रखें। एक और चीज देखो, साइक्लिक कंपाउंड जब बनाते हैं तो इनको इस पैटर्न में भी बना देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये जो कॉर्नर है पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो साइक्लोहेक्सेन को इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बेंजीन को भी अपन इस पैटर्न में बना सकते हैं, क्योंकि बेंजीन में भी 6 कार्बन तो है ही है। तो ये देखो ये 6 कार्बन की क्या हो गई, रिंग हो गई। अब एक छोड़ के एक पे डबल बॉन्ड बनाने थे, तो ये एक डबल बॉन्ड, फिर इधर नहीं, फिर इधर डबल बॉन्ड, इधर नहीं, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है। इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जब ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं आप हायर क्लासेज में ऐसे स्ट्रक्चर ज्यादा देखेंगे, अपनी बुक में नहीं है, मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तब इनमें ना तो कार्बन को डिनोट किया जाता है ना हाइड्रोजन को, बस इसी पैटर्न में डिनोट किया जाता है। अपनी बुक में ऐसे स्ट्रक्चर है, अपन को ऐसे ही समझना है, ठीक है। तो ये अपने था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और हर कार्बन 4 एटम से जुड़ा होगा, फुली सेटिस्फाई, कम रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल और डबल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। एक डबल बॉन्ड होते भी ऐसा हो जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होते भी ऐसा हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे डबल बॉन्ड होने चाहिए, सारे ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। और इनमें जो होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है
उस कार्बन या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है उस कार्बन को देखेंगे तो 4 एटम से नहीं जुड़ पा रहा। इसका मतलब वो अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, इसी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और फिर ये दोनों ही 3 तरीके के हो सकते हैं, स्ट्रेट चेन वाले, ब्रांच चेन वाले और रिंग, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। अपनी बुक में इस टॉपिक के अंडर में 2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक इथेन का और एक इथीन का, उसे अच्छे से समझते हैं। और एक चीज मैं यही क्लियर कर देता हूं, नोमेनक्लेचर मैं अलग से वीडियो बनाकर एकदम बेस से आपको अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है। देखो अगला लेते हैं अपन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन और इथीन का, अच्छे से समझना, ठीक है। और देखो इथेन जो होता है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और इथीन जो है वो 2 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इन्हें इथेन और इथीन क्यों कहते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये अपन नोमेनक्लेचर में सीखेंगे, ठीक है। तो पहले अपन इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। बस एक चीज याद रखनी है, इथेन वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, और इथीन वो है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए। और बाकी वैलेंसी तो क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन से फुलफिल करेंगे। तो देखो अपन जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले जो जो उसमें आता है उनके अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनका खुद का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, इसके ऊपर 4 डॉट लगेंगे जो इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहा है। फिर आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1, और क्योंकि इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय अपन एक डॉट या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं। क्रॉस इसलिए लगा रहे हैं ताकि इन्हें अलग अलग समझ सके कि भाई डॉट वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस वाले हाइड्रोजन के, वैसे आप डॉट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया हाइड्रोजन का। अब अपन को बनाना है इथेन। तो सबसे पहले अपन कार्बन स्केलेटन बनाएंगे, इसका मतलब सिर्फ कार्बन कार्बन डिनोट करेंगे। तो ये कार्बन और ये कार्बन, ठीक है। अब क्योंकि इथेन वो होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, और सिंगल बॉन्ड कब बनता है, जब अपन एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन और ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा और ये शेयरिंग में काम ले लेगा। तो एक तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया और वो अपने शेयरिंग में काम आ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब इथीन बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है, तो ये अपने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। इसके बाद इसमें और इसमें दोनों में ही क्या करने हैं, अपन को हाइड्रोजन अटैच करने हैं जब तक वैलेंसी पूरी ना हो जाए। तो देखो इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर काम आ गया शेयरिंग में, तो इस कार्बन के पास ये पहले तो अपन एक एक इलेक्ट्रॉन वापस बना देते हैं, ठीक है। और यहां पर कितने बना देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में काम में लिए थे, कोई तकलीफ नहीं। अब इस कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन अभी काम में लिया, बाकी कितने रहते, 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 और बाकी रहे। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, 1 इस हाइड्रोजन के साथ और 1 इस हाइड्रोजन के साथ। सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही क्यों लगा रहे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। और हर हाइड्रोजन अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन खुद भी लेकर आएगा, ठीक है। ये उसका खुद का, हर हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, हर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खुद का, 1 कार्बन का। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका बन गया, इथेन का, ठीक है। ऐसे कैसे इसमें भी देखो, इसमें कार्बन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर लिए, 2, जबकि उसके पास टोटल कितने थे, 4, तो अब कितने रहे, 2 और रहे। तो वो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के साथ जुड़ने में क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और हाइड्रोजन बदले में 1 इलेक्ट्रॉन उसे क्या करेगा, शेयरिंग में देगा, ठीक है। तो ये बन गया इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये इथेन का, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। वापस देख लेते हैं अपन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये कार्बन और ये कार्बन, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, रेड कलर वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन के डॉट से डिनोट कर रहा हूं, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, कोई तकलीफ नहीं। अब इस कार्बन के पास 3 और इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के साथ शेयर नहीं करके हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो देखो एक ये ब्लू कलर वाला, एक ये और एक ये, 3 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन भी बदले में एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक और चाहिए होता है, बस इतना ही होता है। तो ये एक एक कर ली, इधर भी एक एक ही कर ली। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल, और ऐसे कैसे इधर भी 3 सिंगल।
तो ये बन गया इथेन और ये इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसमें से किसी भी कार्बन को देखे, देखो इस सर्कल में ये कार्बन डिनोट कर रखा है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते देखो 2 ये 2 ये 2 ये और 2 ये, कितने हो गए 8 हो गए टोटल, ठीक है। और ये अपना क्या हो गया इथीन का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, बोले तो डबल बॉन्ड है, और बाकी का एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करके सिंगल बॉन्ड बना रखा है, कोई तकलीफ नहीं। एक अगला वीडियो जिसमें अपन नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, उसमें आपको एक टेबल लर्न होनी चाहिए, वैसे मैं उधर वापस बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो तक आप इसे अच्छे से लर्न कर लें, एकदम छोटी सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जब भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के नोमेनक्लेचर करते हैं, तो उसमें उस कंपाउंड में सबसे पहले अपन को ये डिनोट करना होता है कि उस कंपाउंड में कार्बन कितने। इसके लिए उसके जब भी अपन नेमिंग करेंगे तो उसमें एक वर्ड यूज करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ ये डिनोट करेगा कि इसमें कार्बन कितने। तो अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन होता है, कितना कार्बन 1 कार्बन, तो उसके नाम में मैथ वर्ड आता है। अगर 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, इसे बट नहीं करना, ठीक है। 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो ऑक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नॉन, और 10 कार्बन होंगे तो डेक। आगे भी चलते हैं अनडेक, डो डेक, लेकिन अपन को नहीं करना, ठीक है। तो 10 कार्बन तक मैंने बताया। अगर किसी कंपाउंड के नाम में मैथ आता है, जैसे मीथेन, तो वो 1 कार्बन का था। जैसे ये दोनों, ये क्या था इथेन और ये इथीन था, दोनों में कॉमन क्या है एथ वर्ड, ETH। और क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों में कितने कार्बन है 2-2 कार्बन। तो ये आपको लर्न कर लेनी है, इसे यूटिलाइज कैसे करना है वो अपन नोमेनक्लेचर में देखेंगे। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। आज के वीडियो में अपन ने हाइड्रोकार्बन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, ये देखा कि वो 2 तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और वो दोनों जो है वो ब्रांच, चेन और रिंग पैटर्न में हो सकते हैं, ठीक है। और अपन ने इथेन और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी किया। तो उम्मीद करूंगा आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन नोमेनक्लेचर करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।